अगर आपका भी सपना है एसबीआई पीओ 2026 क्रैक करने का, तो इस वीडियो का एक भी सेकंड आप मिस मत करिएगा। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना है। मैंने जो बोला, मैं ज़्यादा लंबी ये वीडियो नहीं रखूंगा। इसमें मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस करने वाला हूँ, वो पॉइंट्स जो आप हजारों वीडियो देख लो लेकिन आपको उन पे बात नहीं करने को मिलेगा। लाइक बॉन्ड के बारे में, जो एसबीआई में बॉन्ड होता है, ठीक है जी, सीटीसी क्या है, एक्चुअल इन हैंड सैलरी क्या है, ये सारी चीजें इसमें डिस्कस करेंगे। स्मार्ट पॉइंट्स के हिसाब से इसको डिस्कस करेंगे और वीडियो को एंड तक जरूर देखें। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने चाहने वालों तक वीडियो को जरूर पहुंचाएं। ठीक है, समय वेस्ट न करते हुए, जैसा कि आपको पता है एसबीआई यानी कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने सौगात दे दी है अपने एस्पायरेंट्स को। भाई, साल का एसबीआई पीओ का एग्जाम 2026 का है। बहुत ही सालों बाद ये खुशी आई है। कौन सी खुशी बहुत सालों बाद आई है? एग्जाम तो हर साल आता है लेकिन नंबर ऑफ वैकेंसी जो है वो देखने को इतना नहीं मिल रहा है। लास्ट 2-3 ईयर से हम देख रहे थे नंबर ऑफ वैकेंसीज में डिक्लाइन आ रहा था, वो डिक्लाइन नहीं है। इस बार बहुत ही अच्छा तगड़ा वैकेंसी है। अगर आप पीओ की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए एक बेहतरीन मौका है। ये एक बेसिक सा ओवरव्यू है जिसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं इसमें, कि भाई क्या चीज है, कब होगा, नेम क्या है, कितनी तारीख से कितनी तारीख, ये सारी चीजें हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। वीडियो को एंड तक जरूर देखें ताकि आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएं। बाकी बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट व्यू में थोड़ा थोड़ा ओवरव्यू दे दूं। अगर मान लो सबसे पहले बात करूं एग्जाम डेट्स की, इंपॉर्टेंट डेट्स की तो जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन है 18 जून यानी आज से लेकर के 8 जुलाई तक फिल होगा एग्जाम। जो प्री ट्रेनिंग एग्जाम होता है इसका तो चलो मैक्सिमम लोग इग्नोर ही करते हैं। प्रीलिम्स एग्जाम जो है जुलाई का सेकंड या थर्ड वीक में होने का चांस है। देखो, एक बात फिर बोल रहा हूँ, ये सारी चीजें जो बात करेंगे हम वो टेंटेटिव है, एग्जैक्ट कुछ नहीं है। लेकिन बैंकिंग की सिनेरियो में ना एक बात देखने को मिला है, ये रिकॉर्ड है बैंकिंग का, ये हिस्ट्री है बैंकिंग का, कि जो टेंटेटिव होता है वही एक्चुअल रहता है 99.99%। ठीक है ना, क्लियर? तो आप ये बात ध्यान में रखिएगा। दूसरी बात, अभी हम जानते हैं जैसे कि आधा से ज्यादा जून हो चुका है, तो जुलाई से दिसंबर तक 6 ही महीने बचे हैं आईबीपीएस के पास। इस 6 महीने में 6 बड़े एग्जाम होने हैं। एसबीआई पीओ क्लर्क होना है, आईबीपीएस पीओ क्लर्क होना है, आरआरबी पीओ क्लर्क होना है। तो 6 महीने में 6 एग्जाम अभी होने बाकी हैं। अब एग्जाम्स का सूखा खत्म हो रहा है, तो जाहिर सी बात है एग्जाम आईपीपीएस जल्दी से जल्द करा के इसको साइड करेगा ताकि अगले एग्जाम्स के लिए रास्ता बन जाए। ठीक है जी। अगर हम बात करें तो कॉल लेटर्स की, तो कॉल लेटर जो है सेकंड और थर्ड वीक में आएगा। प्रीलिम्स जो अनुमान लगाया जा रहा है वो अगस्त में आएगा। ठीक है जी। प्रीलिम्स का रिजल्ट सितंबर स्टार्ट में आ जाना चाहिए। ये सारी चीजें टेंटेटिव है। मेरे हिसाब से मेंस जो है वो सितंबर में हो जाएगा। ठीक है जी, सितंबर में मेंस हो जाएगा। मेंस का रिजल्ट 1 महीने बाद रखो अगर, तो साइकोमेट्रिक टेस्ट जो होता है, साइकोमेट्रिक टेस्ट नवंबर में होगा और दिसंबर तक फाइनल रिजल्ट आएगा। भाई देखो, एसबीआई जो है ना ताबड़तोड़ एक्सप्रेस वे में चलता है, ताबड़तोड़ पेपर लेता है भाई। अगर नहीं देता है वैकेंसी तो नहीं देता है, लेकिन जब वैकेंसी दे दिया तो बहुत ही अच्छे लेवल पे पेपर भी कराता है और उसका सिलेक्शन प्रोसेस भी बहुत तगड़ा रखता है। अगली बात करें हम, अगला स्लाइड में हमारे पास एज लिमिट है। एज लिमिट के बारे में क्या है जी, 21 साल से लेकर के 30 साल तक एज है। लेकिन ये बात ध्यान में रखिएगा, कोई भी बंदा 21 से ऊपर नीचे नहीं होना चाहिए और 30 से ऊपर नहीं होना चाहिए। कब? 1 अप्रैल। जितनी भी तुम्हारी तारीख है और डेट ऑफ बर्थ है उसको 1 अप्रैल से काउंट करो, उसको 1 अप्रैल के हिसाब से मैच करो कि 1 अप्रैल को तुम 21 से कम नहीं होने चाहिए और ये 1 अप्रैल को 30 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तुम्हारा जन्म जिस मंथ में मर्जी हो, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, किसी भी मंथ में तुम्हारा जन्म हो, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। नो इश्यूज। तुम्हें बस एक ही काम करना है, क्या? ये ध्यान देना है कि 21 से 30 के बीच में होना चाहिए 1 अप्रैल। भाई जो लोग अपने कैटेगरी वगैरह वाले हैं जिनको रिलैक्सेशन मिलता है, ओबीसी 3 साल, एससी एसटी 5 साल, ये देख लेना अपने हिसाब से। ठीक है जी। अगली चीज, नंबर ऑफ वैकेंसीज। बम्पर वैकेंसीज है भाई, इस बार बहुत ज्यादा वैकेंसी है। बम्पर वैकेंसी बहुत सालों बाद आई है वैकेंसी। ये बम्पर वैकेंसी जो है कैटेगरीज वाइज है, अपने हिसाब से इसको देख लेना कि कितनी कितनी। ओवरऑल वैकेंसी जो है 500 है, 1500 है। अनरिजर्व्ड की 588 ओवरऑल है। भाई एक बात याद रखो, वैकेंसी कितनी भी रहे, तुम्हें बस एक ही बात ध्यान में रखना है, तुम्हें कितनी पोस्ट चाहिए? तुम्हें एक पोस्ट चाहिए, दैट्स इट। ठीक है ना, यहीं पे बात खत्म है। तुम्हें एक पोस्ट के लिए सिलेक्शन करना है, फाइट करना है, तुम्हें एक पोस्ट के लिए लड़ना है। ठीक है जी। अगली चीज, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में पास होना चाहिए, डिग्री होनी चाहिए तुम्हारे पास। और डिग्री का भी डेट है, डेट क्या है? 30 सितंबर। भाई अब यहां पे दो बातें ध्यान से सुनना। जो लोग इसी बार फाइनल सेमेस्टर का एग्जाम दे के हटे हैं, क्लियर, जो तो पहले पुराने हैं,
ओल्ड कैंडिडेट है उनको तो दिक्कत ही नहीं है। जो फ्रेश कैंडिडेट है, जो अभी अभी ग्रेजुएशन करके हटे हैं, तुम्हें एक बात ध्यान में रखनी है कि क्वालिफिकेशन जो है, फाइनल ईयर का जो रिजल्ट है, इतनी तारीख से पहले तुम्हारे हाथ में होना चाहिए। तुम्हारे पास डिग्री अगर नहीं भी है, मान लो तुम्हारी डीएमसी आ जानी चाहिए, तुम्हारा रिजल्ट डिक्लेयर होना चाहिए। अगर 30 सितंबर से पहले पहले तुम्हारा रिजल्ट डिक्लेयर्ड है तो तुम एलिजिबल हो। बाकी तकरीबन 30 सितंबर तक सबका रिजल्ट आ जाता है यार। पहले ये 1 अगस्त होता था, अब इसको बदल दिया गया है क्योंकि पहले आरआरबी के पेपर होते थे। अब पिछले साल से शेड्यूल चेंज है ना, 30 सितंबर तक तुम्हारे हाथ में डीएमसी होनी चाहिए, डिग्री होनी चाहिए भाई। अगर तुम पास हो गए तो डिग्री तो बाद में जाके भी ले लोगे ना, तुम बस पास होने चाहिए 30 सितंबर से पहले। अगर पास हो तो एलिजिबल हो। अगर किसी का मान लो 1 अक्टूबर को रिजल्ट आया तो वो फाइनल सिलेक्शन में जब डीवी होगे तब वो बाहर हो जाएगा, रिजेक्ट कर दिया जाएगा। ये बात ध्यान में रखना। क्लियर। अगली चीज है भाई नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स। सबसे पहली बात तो नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स होता क्या है, व्हाट इज नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स। तो एसबीआई में नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स उसी को माना जाता है, ठीक है ना, नंबर ऑफ अटेम्प्ट उसी को माना जाता है जो मेन में बैठता है। अपियरिंग इन द मेन एग्जामिनेशन काउंट एज 1 अटेम्प्ट। एक बार मेंस इक्वल टू 1 अटेम्प्ट, 2 मेन हो चुके हैं तो 2 अटेम्प्ट। अगर कोई आज तक एक बार भी मेंस में नहीं बैठा तो नंबर ऑफ अटेम्प्ट वो क्या फिल करेगा, नंबर ऑफ अटेम्प्ट की जगह वो 0 फिल करेगा। ये बात याद रखना, नंबर ऑफ अटेम्प्ट उसका 0 माना जाएगा। ठीक है जी। अगली चीज, एप्लीकेशन फीस 750 रुपया है। अनरिजर्व्ड कैटेगरी, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी और ओबीसी कैटेगरी के लिए 750 रुपया है। बाकी जितने भी कैंडिडेट है एससी एसटी पीडब्ल्यूडी, इनका फीस जो है वो 0 है। ये बात याद रखिएगा, इन्हीं के लिए बस इतना है 750 रुपया। अगली चीज, यहां से सिविल स्कोर, वेरी 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 इंपॉर्टेंट चीज भाई, वेरी 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 इंपॉर्टेंट चीज। सिविल स्कोर का क्या रोल है भाई, सिविल स्कोर का रोल जो है वो डीवी के वक्त पड़ेगा। जब भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगी, तुम्हारा सिविल का प्रिंट उनके पास पड़ा होगा भाई, तुम्हारे सिविल का प्रिंट उनके पास पड़ा होगा, उसमें तुम्हारा सिविल स्कोर अच्छा होना चाहिए, कोई भी डिफॉल्ट नहीं होना चाहिए। तुमने लोन रीपे करने, लोन लेना है लो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन डिफॉल्ट नहीं होना चाहिए भाई, ठीक है ना। और जितना भी लोन है, कोई भी रीपे जितना भी है, ड्यू नहीं होना चाहिए। क्लियर, ड्यू नहीं होना चाहिए, ठीक है जी। एनओसी होनी चाहिए लोन्स की। अगर एनओसी है तो तुम्हें कोई भी नहीं रोकने वाला है, लोन लो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन डिफॉल्ट मत करो भाई। डिफॉल्ट करोगे तो तुम्हारा सिबिल खराब होगा, सिबिल खराब होगा, तुम्हारा क्रेडिट स्कोर खराब होगा। और जब तुम यार क्रेडिट स्कोर मेंटेन नहीं कर सकते हो तो अच्छे ऑर्गेनाइजेशन में ऑफिसर की पद कैसे मिलेगी बताओ, हाँ है ना। क्लियर, तुम्हारा साफ होना चाहिए ना बैक रिकॉर्ड। ज्वाइनिंग बॉन्ड प्रोबेशन, भाई प्रोबेशन 2 साल का होता है। ज्वाइनिंग बॉन्ड प्रोबेशन, प्रोबेशन जो होता है वो 2 साल का होता है। क्लियर, 2 साल का प्रोबेशन होता है और 2 लाख का बॉन्ड होता है। जो बॉन्ड होता है उसमें क्या लिखा होता है, कमिटिंग टू सर्व द बैंक बिफोर फॉर ए मिनिमम 3 पीरियड्स। अगर तुम 3 साल से पहले छोड़ते हो, क्लियर, एसबीआई तुम्हें 3 साल तक कंटिन्यू करना होगा एज अ पीओ। क्लियर, प्रोबेशन के बाद 1 साल असिस्टेंट मैनेजर, कम से कम 3 साल से पहले नहीं छोड़ सकते हो। अगर 3 साल से पहले छोड़ोगे तो 2 लाख रुपए तक का जुर्माना देना पड़ेगा, जो तुम्हें पेनल्टी देनी पड़ेगी। यही बॉन्ड है भाई, ठीक है ना। बाकी ये पढ़ लेना ये सारी बातें, ठीक। सैलरी स्लिप की बात करें तो भाई बेसिक पे जो है, स्टार्टिंग बेसिक पे इतना है 48,48,000, ये स्टार्टिंग बेसिक पे है। ये बात याद रखना, बहुत बड़ा है भाई। देखो, एक क्लर्क की बात करें ना, 26,830 रुपया बेसिक पे होता है, जूनियर एसोसिएट इन एसबीआई। ऑन द अदर हैंड बेसिक पे, ऑन द अदर हैंड ऑफिसर का जो है 48,000 भाई, ऑलमोस्ट डबल, क्लर्क के मुकाबले डबल सैलरी है ऑफिसर की। ये बात याद रखना, सिर्फ सैलरी नहीं, इसमें फिर वर्कलोड भी वैसा ही होगा, वर्कलोड का प्रेशर भी वैसा ही होगा, ठीक है जी। क्लियर है ना, ये बात याद रखना। और सीटीसी कोस्ट टू कंपनी, कोस्ट टू कंपनी जो है इनिशियली वो मुंबई में अगर काम कर रहे हो तो अप्रोक्सीमेटली 21-22 लाख रुपया है। मतलब एसबीआई के ऊपर एक एसबीआई पीओ 1 साल में 22 लाख का खर्चा कराता है, सैलरी से लेकर ट्रेनिंग व्रेनिंग फराना निमकाना जितनी भी चीजें हैं, उसका कोस्ट टू कंपनी जो पड़ता है वो 22 लाख पड़ता है। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी वैसी होगी, वर्क कल्चर भी वैसा होगा, ये बात ध्यान में रखिएगा। क्लियर। उसके बाद पैटर्न्स की अगर हम बात करें, पैटर्न की बात करें अगर हम, तो तुमको जैसे पता है कि 3 फेज में एग्जाम होता है तुम्हारा, प्री मेंस और अपना साइकोमेट्रिक टेस्ट। तो प्री की बात अगर हम करें तो खास कोई बदलाव आया नहीं है। एक इंग्लिश में बदलाव आया था लास्ट ईयर कि प्रीलिम्स में 40 क्वेश्चन कर दिए गए थे, ठीक है ना, और यहां पहले 35-35 होते थे, ये हटा के 30-30 क्वेश्चन कर दिए गए, ठीक है जी। तो प्रीलिम्स है, यहाँ टाइमर भी है, टाइम के हिसाब से तुमको चलना है, टाइम के हिसाब से तुम्हें एक्ट करना है। एसबीआई की एक बहुत ही अच्छी चीज ये है कि इसमें नो सेक्शनल कट ऑफ होता है, कोई भी सेक्शनल कट ऑफ नहीं है। अगर तुम्हारा कोई एक पोर्शन वीक है, तुम उसको टैकल कर सकते हो इजिली, किसी हिसाब से उसको टैकल किया जा सकता है, ये बात ध्यान में रखना। मेंस में भी एक बहुत अच्छी चीज है कि भाई यहां सेक्शनल कट ऑफ नहीं होता,
सबसे बड़ी बात मैं इसी को मानता हूं, सेक्शनल कट ऑफ कोई भी नहीं है। इसका फायदा क्या मिलेगा? अब देखो, किसी को कोई ऐसे एस्पायरेंट भी हो सकते हैं कि जीएस नहीं आती, जरा भी रटना नहीं पसंद है, तो भाई तुम जीएस बिल्कुल ही छोड़ दो, सिर्फ 1-2 नंबर ले लो, तुम अपना क्वांट्स और रीजनिंग में नंबर बढ़ा लो। या किसी को, मतलब यही 4 पिलर्स है ना मेन, ये 4 में मान लो किसी का एक स्ट्रॉन्ग वीक है, तो भाई उसको टोटली नेग्लेक्ट कर दो, टोटली नेग्लेक्ट करके बाकी 3 पोर्शन में नंबर खींच लो। ऑन द अदर हैंड आईबीपीएस और आरआरबी में ये फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है। इनमें सेक्शनल कट ऑफ होता है, सेक्शनल कट ऑफ की वजह से हमें मजबूरी होती है कि हर सब्जेक्ट पढ़ना है, चाहे उस सब्जेक्ट में हमारा इंटरेस्ट हो या ना हो, हर सब्जेक्ट उसमें पढ़ना मैंडेटरी होता है। यहाँ कोई मैंडेटरी नहीं है, तुम्हें आता है तो करो, नहीं आता है मत करो भाई, ठीक है जी। ये ऑब्जेक्टिव टेस्ट है, ये पैटर्न एक बार ध्यान दे लेना, और ये टाइमिंग जरूर याद रखना, टाइमिंग बहुत है भाई, भर भर के टाइमिंग है, आराम से पेपर निकलता है, क्लियर। और ये डिस्क्रिप्टिव है, क्लियर है जी। उसके बाद आता है साइकोमेट्रिक टेस्ट। साइकोमेट्रिक टेस्ट में क्या होगा तुम्हारा, एक तो अपना जीडी होगा, ग्रुप एक्सरसाइज होगा, 20 नंबर उसके मिलेंगे, और पर्सनल इंटरव्यू होगी वो 30 नंबर की, कुल मिला के 50 नंबर होंगे भाई। और टोटल जो है वो नॉर्मलाइज्ड मार्क 75-25 के रेशो पे चलेगा। 230 नंबर का मेंस रिटर्न है, और 50 नंबर का ये है, 280 नंबर टोटल हुआ ना, इंटरव्यू है, ठीक है जी। इन दोनों मिला के 280 हुआ, तो 75 रेशो 25, या यूं बोलो 3:1 में दोनों मार्क्स को नॉर्मलाइज करके तुम्हारा फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगा, ये बात याद रखना। बाकी एक चीज और है, एक पॉइंट और है, यहां ये बात ध्यान देना कि इफ 2 और मोर कैंडिडेट स्कोर आइडेंटिकल मार्क्स, ठीक है ना, अगर 2 से ज्यादा कैंडिडेट के अगर सेम मार्क्स आ जाए, तो एज इन डिसेंडिंग ऑर्डर, जिसकी एज ज्यादा है उसको प्रेफर किया जाएगा, जिसकी एज कम है उसको प्रेफरेंस कम दी जाएगी। किस केस में? अगर मार्क्स और कैटेगरी दोनों मैच करके। अब कोई 2 जनरल कैटेगरी वाले 90 मार्क्स के हैं, तो जिसकी एज ज्यादा है उसको प्रेफर करेंगे, जिसकी एज कम है उसको नेग्लेक्ट कर दिया जाएगा वहां पे। अब ये रूल क्यों है मुझे पता नहीं, लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिसको हमें नहीं जानना होता है। लाइक 2019 का वर्ल्ड कप फाइनल याद करो, इंग्लैंड वर्सेस न्यूजीलैंड, भाई कुछ चीजें अपने हाथ में नहीं होती है। न्यूजीलैंड सब करके भी वो वर्ल्ड कप हार गया, स्कोर बराबर थे, सुपर ओवर में स्कोर बराबर थे, उसके बावजूद न्यूजीलैंड हार गया था, ठीक है। तो यहां पे तुम किस्मत के अलावा किसी और को दोष नहीं दे सकते, अगर भगवान ना करे तुम्हारा ऐसा सिनेरियो आया तो। बाकी इसी प्रकार की वीडियोस के लिए आपसे मिलते रहेंगे। अगर आप यहां तक पहुंच चुके हैं तो आपको मेरी तरफ से एक प्यारी सी थैंक यू है भाई, ठीक है जी। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और मैक्सिमम टू मैक्सिमम शेयर करें, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक हमारी वीडियो पहुंच सके और हमारी मेहनत कामयाब हो।